जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी बड़ी माता जी जो है एक्सीडेंट में उनका देहांत हो जाने के कारण जो हम वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। तो आज हम देखने वाले हैं ऑडियो लेक्चर के थ्रू कुछ जो है की पॉइंट्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न को पढ़ने और समझने के लिए महत्वपूर्ण होंगे, खास करके थिंकर से संबंधित। तो आइए देखते हैं। तो आज हम जो पहले थिंकर देखेंगे उनमें सबसे पहले आर.के. मुखर्जी हैं। तो आर.के. मुखर्जी को सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में जाना जाता है। मुखर्जी जी का जन्म जो हुआ था 7 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर जिले के छोटे से कस्बे में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम जो है गंदी बस्तियों पर लिखना प्रारंभ किया और इनकी जो पुस्तक थी द इंडियन वर्किंग क्लास, इसमें इन्होंने लिखा कि वर्किंग क्लास की स्थिति क्या है, वह किस तरह से छोटे छोटे झोपड़ों में रहते हैं। इसके बाद यह लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं लगभग 1921 से 1958 तक। लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने सेवा प्रदान की और वहाँ पे जो है इनको जो है अपनी सेवा देते हुए इन्होंने जो वहाँ के विभाग में जो है अपनी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। इनके अलावा जो है 1958 में यह जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप की स्थापना इनके द्वारा लखनऊ में की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके 1968 तक निदेशक बने रहे। मतलब 58 में इन्होंने स्थापित किया और 10 वर्षों तक उसके निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्हें जो है गरीबों के मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मुख्यतः सामाजिक मूल्यों के संदर्भ के रूप में जाना जाता है। इन्हें जो है सामाजिक मूल्यों के पिता के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रॉबर्ट पार्क के समान ही सामाजिक पारिस्थितिकी की भी चर्चा की है। जैसे रॉबर्ट पार्क से इन्होंने प्रभावित होकर सोशल इन्वायरमेंट की बात कही है भारतीय समाज के संदर्भ में। इन्होंने स्पष्ट कहा कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक के रूप में थे। इन्होंने विशेष विज्ञान न मानकर समन्वय वाला अर्थात सामान्य विज्ञान जो है समाजशास्त्र को माना है। इनकी जो 2 पुस्तकें रही हैं जिनमें इन्होंने मूल्यों की बहुत ज़्यादा व्याख्या की है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ तथा द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ की इन्होंने जो है इनमें मूल्यों की चर्चा की है। इनके अलावा इनकी जो अदर पुस्तक हैं उसमें देखिए द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक 1916, डेमोक्रेसी ऑफ द ईस्ट 1923, रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938, मैन एंड हिज वर्क हैबिटेशन 1940, द इंडियन वर्किंग क्लास 1945, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है इनकी 1949 में, इंटरकास्ट टेंशन 1951 में जो है। उसके बाद एसिडी इन ट्रांसफॉर्मेशन 1952 में, द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस 1960 में इन्होंने लिखी है, द डायनेमिक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ 1964 में, द डायनेमिक ऑफ मॉरल्स 1951, द सिकनेस ऑफ सिविलाइजेशन 1964, ए डिस्ट्रिक्ट टाउन इन ट्रांजेक्शन 1964, द फिलॉसफी ऑफ मैन 1966, द सॉन्ग ऑफ द सेल्फ सुप्रीम 1971 तथा द वननेस ऑफ मैनकाइंड 1965 और द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन
1965 जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। इन्होंने कहा कि जो मूल्यों की उत्पत्ति होती है वह समाज के एक विशेष सदस्यों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने वाली रोजमर्रा की अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप हुई है। तो इन्होंने मूल्यों की उत्पत्ति का कारण किसे माना है? जो डेली रूटीन के अंतःक्रियाएं होती हैं उसको माना है। एक कीवर्ड है। इन्होंने कहा समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए नियम 4 कानून अपेक्षा के रूप में मानदंडों को जो है जन्म दिया था। कालांतर में समाज के सदस्य जो है लक्ष्य और इच्छाएं बन जाती हैं। जो इनके नियमाचार कानून अपेक्षाएं होती हैं ये धीरे धीरे बढ़ के लक्ष्य और साधन या इच्छाएं बन जाती हैं। मुखर्जी के अनुसार जो है इन्होंने कहा डिफाइन जो किया है मूल्य को, तो इन्होंने कहा मूल्य समाज की मान्यता के प्राप्त वे इच्छाएं या लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण अनुकरण सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ये मूल्य व्यक्तिपरक वरीयताओं मानकों और आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, इन्होंने कहा कि मूल्य समाज के वे मान्यताएं हैं या इच्छाएं या लक्ष्य हैं जिनका हम आंतरिकरण सामाजिकरण के माध्यम से करते हैं। अन्य इन्होंने 2 प्रकार के मूल्यों के बारे में चर्चा की है। पहला साध्य मूल्य की इन्होंने बात की है, दूसरा इन्होंने साधन मूल्य की बात की है। साध्य मूल्य के अंतर्गत आंतरिक और अभौतिक मूल्य को इन्होंने रखा है और साधन मूल्यों के संदर्भ में इन्होंने बाह्य और भौतिक मूल्य को रखा है। तथा इन्होंने मूल्यों के संदर्भ में मूल्यों तथा अमूल्यों नकारात्मक मूल्यों में भी अंतर किया है। इनके अलावा इन्होंने हायरार्की ऑफ वैल्यूज अर्थात मूल्यों का संस्तरण की बात करी है, संस्तरण की बात की है। इन्होंने जो मूल्यों के हायरार्की की बात की है उसके इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। इन्होंने कहा कि जैविक मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं और आध्यात्मिक मूल्य होते हैं। जैविक मूल्य के अंतर्गत इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान जैसे साधन मूल्य को रखा है। वहीं इन्होंने सामाजिक मूल्य के अंतर्गत बाह्य और साधन मूल्य को रखा है। आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत साध्य और आंतरिक मूल्यों को रखते हैं, जैसे धर्म अर्थ, इन सबको इन्होंने रखा है। भारतीय संदर्भ में इन्होंने धर्म अर्थ काम साधन मूल्य है, तो मोक्ष जो है आध्यात्मिक मूल्य माना है इन्होंने। अर्थशास्त्र के संस्थात्मक सिद्धांत, संस्थात्मक थियरी की बात जो है मुखर्जी करते हैं। इसके नेक्स्ट थिंकर जो है वह मर्टन है। मर्टन को आप लोग काफ़ी पढ़े हैं, इसलिए इसमें हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, जो इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही बताएंगे। तो मर्टन के सर्वप्रथम जो है इनका जो जन्म हुआ है वो 1910 और मृत्यु 1990 में हुआ है। पहला चीज़ जान लीजिए, मर्टन प्रकार्यवादी थे और इन्होंने पार्सन दुर्खीम जैसे विचारकों की जो है आलोचना करके दुष्प्रकार्य अर्थात जो पहले से चली आ रही सकारात्मकता का भाव था कि प्रकार्यात्मक होता है हर चीज़, उसका खंडन करके इन्होंने दुष्प्रकार्यात्मकता की चर्चा की है। तो मर्टन जो है पार्सन्स के शिष्य थे और इन्होंने होपी जनजाति का अध्ययन किया है। इन्होंने होपी जनजाति के अध्ययन में प्रकट और अप्रकट प्रकारों की भी चर्चा की है। इन्होंने कहा कि वर्षा नृत्य का प्रकार जो है इन्होंने उसमें बताया, कहा कि वर्षा का जो स्पष्ट प्रकार के लिए करते हैं
कि वर्षा के उदाहरण के संदर्भ में उन्होंने जो प्रकारों की चर्चा की ओपी जनजाति में, कि वर्षा के लिए लोग नृत्य मतलब आग जला लेते हैं और आग के धुएं के चारों तरफ नृत्य करते हैं ताकि धुआं जो जाकर बादल बने और बादल से क्या होगा, बारिश होगी। तो इस तरह की जो है इन्होंने चर्चा की है। इनकी जो प्रमुख कृतियां रही हैं उसमें साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड 1938 में, द फोकस्ड इंटरव्यू 1956 में, द सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949, 1957 और 1968 में आई है 3 पेज में। कंटेम्पररी सोशल प्रॉब्लम इन्होंने निस्बेट के साथ लिखा है। इनके अलावा ऑन द शोल्डर ऑफ ग्लैंट, ऑन द शोल्डर ऑफ ग्लैंट जो है 1965 में लिखी है। द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस 1973 में, और सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी की बात की है। तो एनोमी से ज़्यादा इनका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो एनोमी को आप लोग याद रखेंगे। डेविएंस जहाँ आएगा वहाँ तो दुर्खीम की बात होती है, लेकिन एनोमी शब्द जहाँ आएगी इंग्लिश में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे मर्टन देखते हैं। हाँ, एनोमी मतलब नियमहीनता। यह अवधारणा मूलतः जो है दुर्खीम से संबंधित है। दुर्खीम कहते हैं कि व्यक्ति जब सामूहिक चेतना का दबाव कम होता है तो वह अनुचित का बोध, उसे उचित अनुचित का बोध समाप्त हो जाता है और वह नियंत्रणकारी बंधन से जो है टूट जाता है। व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हो जाती हैं और वह सामाजिक प्रतिमान शून्य हो जाते हैं। इस स्थिति को इन्होंने एनोमी कहा है। इस प्रकार जिस प्रकार का संयोजन स्थापित किया जाता है। रॉबर्ट मर्टन जो एनोमी की चर्चा करते हैं, तो एनोमी की चर्चा इन्होंने इस संदर्भ में किया है, साधन और लक्ष्य के संदर्भ में जो है एनोमी की बात जो है मर्टन करते हैं। मर्टन ने कहा समाज की संरचना में एनोमी या विचलन के गुण छिपे होते हैं। व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित सांस्कृतिक लक्ष्य को समाज के द्वारा जो संस्थागत साधन से प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाता या उससे समायोजन करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार जिस प्रकार समायोजन स्थापित करना चाहता है उस प्रकार से सामाजिक भूमिका नहीं हो पाती है, तो वह समायोजन विचलनकारी समायोजन कहलाता है। मर्टन कहते हैं सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं नए नए साधनों का प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसे तकनीकी कुशल साधन या टेक्निकल इफेक्टिव मीन्स कहते हैं। इन्होंने एनोमी के सिद्धांत में 2 तथ्यों की चर्चा की है, एक सांस्कृतिक लक्ष्य, दूसरा संस्थागत साधन। तो इस आधार पर इन्होंने जो बताया है विचलन के स्वरूप बताए हैं। विचलन के स्वरूप इनके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं। अनुरूपता, नवाचार, संस्कारवाद, प्रत्यावर्तन और विद्रोही। तो ये 5 प्रकार के स्वरूपों की इन्होंने चर्चा की है। तो अनुरूपता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें संस्थागत सांस्कृतिक लक्ष्य होंगे और संस्थागत साधन दोनों का मेल होता है। नवाचार वहाँ होते हैं जहाँ लक्ष्य को तो मानते हैं लेकिन साधन का नया साधन का उपयोग करते हैं। हाँ। संस्कारवाद तीसरा संदर्भ यह है जहाँ लक्ष्य को नकार देते हैं लेकिन संस्थागत साधनों को फॉलो करते हैं। प्रत्यावर्तन वह स्थिति होती है जहाँ न तो लक्ष्य होता है और न ही साधन, अर्थात नए लक्ष्य और नए साधन बनाए जाते हैं। और विद्रोही प्रवृत्ति हो जाती है जब पूरी तरह से सबको नकार दिया जाता है। तो यह इनके जो है 5 संदर्भ हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा इन्होंने मिडिल रेंज थियरी की चर्चा की है, जो ज़्यादा मध्य अभिसीमा का सिद्धांत। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, मिडिल रेंज थियरी।
तो इससे पहले दो प्रकार के सिद्धांत इन्होंने देखा कि मुख्यतः प्राकृतिक चयन के सिद्धांत जो होते हैं अनुभवी सामान्यीकृत सार्वभौमिक होते हैं, उनको इन्होंने बृहद सिद्धांत की श्रेणी में देखा। दूसरा लघु या असीमित जो है कहा, जहाँ पे छोटे स्थानों वस्तुओं आदि का अध्ययन किया जाता है, वह लघु या सीमित सिद्धांत था। लेकिन समाजशास्त्र को इन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव प्रदान किया। इन्होंने कहा कि मैक्रो थियरी की कल्पना नहीं की जा सकती समाजशास्त्र में, और ना ही माइक्रो का महत्व है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का अध्ययन करना है तो बड़े स्तर पे करेंगे, तो हर कल्चर अलग अलग देखने को मिलता है, हर समाज का कल्चर, तो हम किसी सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं कर सकते बृहद स्तर पे करने के बाद भी। वहीं दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि अगर हम लघु स्थानीय स्तर पर किसी कल्चर का अध्ययन सूक्ष्म आधार पर करते हैं तो उसको भी हम सार्वभौमिक रूप से नहीं लागू कर सकते। इन्होंने कहा जो बृहद है वह हर छोटे चीज़ पे लागू है, जरूरी नहीं है, और जो इनका लघु सिद्धांत है या सीमांत सिद्धांत है वह हर बृहद या सार्वभौमिक हो, यह भी जरूरी नहीं है। यहाँ का कि समाज जो है अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, उसमें अलग अलग नियम होते हैं, मानदंड होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है, तो इस कारण से हर तथ्य को एक ही संदर्भ में देखना उचित नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें मध्य स्तरीय या मिडिल रेंज थियरी या सिद्धांत से काम चलाना चाहिए। इन्होंने प्रतिदिन की घटनाओं को परिसीमित करके सिद्धांत का निर्माण करना चाहा। जब घटना परिसीमित कर दी जाती है तो उसका नामकरण दिया जाता है। जैसे इनके मिडिल रेंज थियरी में इन्होंने संदर्भ समूह व्यवहार, आदर्श शून्यता और नौकरशाही आदि की जो है व्याख्या की है। इन्होंने मध्यवर्ती सिद्धांत के लिए 11 सूत्री व्याख्या की है। 11 सूत्री में इनका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, हम पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए। तो इन्होंने कहा पहला जो है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए उन इकाइयों का निर्धारित करना जिनके प्रकार्य फलित होते हैं। प्रकार्य सामाजिक भूमिका, संस्था, संस्कृति, समूह, संगठन आदि के कार्यों में देखे जाते हैं। दूसरा इन्होंने बताया सेकेंड पॉइंट कि जो अभिप्रेरक आंकड़े की खोजे जाते हैं उससे यह पता चलता है कि किन विचारों या इरादों और इच्छाओं के कारण सामाजिक व्यवहार किया जाता है। तो पहला इन्होंने कहा कि प्रकार्य देखने को मिल जाते हैं हर संस्थाओं में। दूसरा कि उद्देश्य क्या है, इरादा क्या है जिस कारण हम प्रकार्य या क्रिया कर रहे हैं या सामाजिक व्यवहार कर रहे हैं। तीसरा इन्होंने कहा घटनाओं के परिणाम का पता लगाना कि घटना का परिणाम प्रकार्यात्मक हो रहा है या दुष्प्रकार्यात्मक हो रहा है घटना, तो उसका पता लगाना होता है। इसे इन्होंने कहा फंक्शनल या डिसफंक्शनल हो सकता है, या तो फिर नॉन फंक्शनल इसमें होगा, या फंक्शनल हो रहा है तो प्रकट प्रकार भी हो सकता है और अप्रकट प्रकार होता है। अगला इन्होंने चौथा जो बताया है पैराडाइम, इन्होंने कहा यह पता लगाना कि इकाई प्रकार्यात्मक प्रभाव कहाँ तक है, इन इकाइयों पर पड़ रहा है, कि प्रत्येक इकाई का प्रकार्यात्मक प्रभाव किस सीमा तक है और कितना पड़ रहा है। पांचवा इन्होंने बताया कि यह पता लगाना कि व्यवस्था जीवित रहने के लिए वास्तव में किन आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है। इन्होंने कहा किसी सिस्टम को चलने के लिए किन किन आवश्यकताओं की ज़रूरत है उसका इन्होंने पता लगाया। छठा इन्होंने जो बताया कि हम किन कार्यों के माध्यम से सामाजिक प्रकार्य को पूर्ति कर सकते हैं या सामाजिक प्रकार की पूर्णता के लिए कौन से प्रकार्य अनिवार्य हैं। सातवां इन्होंने बताया कि यह पता लगाना कि किसी एक प्रकार को रोक दिया जाए तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, अल्टरनेटिव क्या होगा। अगर हम किसी संरचना के अंग के प्रकार्यात्मक को अंग का, जैसे विवाह को का प्रकार्यात्मक विकल्प क्या हो सकता है, विवाह का प्रकार्यात्मक प्रेम विवाह हो सकता है, गंधर्व विवाह हो सकता है। तो इस टाइप के हर चीज़ का जो है प्रकार्यात्मक विकल्प होता है। आठवां इन्होंने बताया कि कोई घटना किस संदर्भ में हो रही है। नौवां इन्होंने यह बताया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण किस प्रकार से हमारा विश्वसनीय किया जाए कि वह विश्वसनीय हो। 10वां इन्होंने बताया
कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि कोई प्रकार में कि या किसी संरचना का के कार्य में, सामाजिक व्यवहार में की गति क्या है, परिवर्तन की गति क्या है सामाजिक संरचना के। 11वां जो लास्ट इनका पैराडाइम है, उन्होंने यह बताया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण की आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी के संदर्भ में वह उसका विकसित हो रहा है। तो मर्टन ने पैराडाइम प्रस्तुत किया, उसमें किसी न किसी रूप में जो है बुनियादी खोज की जो है और इंगित करते हैं। तो यह तो मर्टन से संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो मर्टन संदर्भ समूह की बात करते हैं, प्रकार्यात्मक विकल्प की मर्टन बात करते हैं, प्रत्याशित समाजीकरण की बात करते हैं। तो इसी तरह मर्टन की कई अवधारणाएं रही हैं, भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज, ये सब जो है मर्टन के महत्वपूर्ण अवधारणाएं रही हैं। तो ये हमारे हो गए मर्टन। अगले थिंकर जो है एडोर्नो है। कौन है? एडोर्नो। एडोर्नो जो है 1903 और से 1969 है। एडोर्नो से भी लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जो है आलोचनात्मक सिद्धांतकार माने जाते हैं। इनका और यह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको आलोचनात्मक थिंकर माना जाता है। तो इनसे ज़्यादा कुछ नहीं, हम महत्वपूर्ण फैक्ट ही देखेंगे। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ पहले हम देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसमें द अथॉरिटियन पर्सनालिटी जो है 1950 में, प्रिज्म 1955, डायलेक्टिक ऑफ एलिगमेंट 1973 में, द जॉर्गन ऑफ अथॉरिटी 1973 और मिनिमामा मोरालिया। तो इनके पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जा सकते हैं। तो द अथॉरिटियन पर्सनालिटी 1950 में, प्रिज्म 1955 में, डायलेक्टिक ऑफ एलिगमेंट 1973, द जॉर्गन ऑफ अथॉरिटी 1973, मिनिमामा मोरालिया 1991 जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। तो इन्होंने ज्ञानोदय का द्वंद्व द डायलेक्टिक ऑफ एलिगमेंट में जो है ज्ञानोदय में निहित द्वंद्व को समझाया है। तो ज्ञानोदय में द्वंद्व जो शब्द है इनका की पॉइंट है। तो इन्होंने होर्खहाइमर के साथ मिलकर द डायलेक्टिक ऑफ एलाइटमेंट की जो है पुस्तक लिखी है। किसके साथ? होर्खहाइमर के साथ मिलकर इन्होंने लिखा है। इसमें इन्होंने कहा कि जो भी विचार है, ज्ञान है, हमेशा द्वंद्व की स्थिति मिला है। इन्होंने ज्ञानोदय इन्होंने कहा कि एडोर्नो और होर्खहाइमर जो है, एक मिनट, एडोर्नो तथा होर्खहाइमर जो है इन्होंने अपनी इस कृति में जो है यह बताने का जो है प्रयास किया कि ज्ञानोदय ने वस्तु विनिमय की प्रक्रिया में पूंजीवाद को एक ऐसा अवसर दिया कि वह खुलकर आम आदमी का शोषण कर सके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा कि ज्ञानोदय ने ज्ञान के माध्यम से लोग आज पूंजीवादी प्रक्रिया के माध्यम से आम आदमियों का शोषण कर रहे हैं, श्रम शक्ति का शोषण कर रहे हैं, वस्तु विनिमय में श्रम शक्ति का शोषण। वैसे ही ज्ञानोदय के कारण सभी मानव मूल्यों का विनिमय हो रहा है। आज ज्ञानोदय सभी को समान बना दिया है, अर्थात वस्तु बना देता है, सभी विशिष्टताओं को बराबर कर देता है, अंततः सभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ज्ञानोदय ने इस संपूर्ण द्वंद्व का निराकरण भी ज्ञानोदय से ही माना है।
इन्होंने कहा कि जो भी असमानता का भाव देखने को मिलता है उसका निराकरण भी ज्ञानोदय है। ज्ञानोदय के कारण द्वंद्व है, लेकिन उसका इलाज भी ज्ञानोदय के माध्यम से होगा। एडोर्नो और होर्खहाइमर ज्ञानोदय के घोर विरोधी रहे हैं। इन्होंने इसे सर्वसत्तात्मक समाज के निर्माण लाने वाला कहा है। कि क्या कहा है? सर्वसत्तात्मक टोटल। इंग्लिश शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह डायरेक्ट पूछा जाता है। टोटल ए टेलरिज्म, टेलरियन, टोटल टेलरियन करके जो है शब्द यह पूछा भी गया है किसी एग्जाम में। तो सर्वसत्तात्मक समाज के निर्माण वाला ज्ञानोदय को कहा है। तो हमें याद इतना रखना है कि ज्ञानोदय के द्वंद्व की चर्चा एडोर्नो तथा होर्खहाइमर ने की है। इन्होंने कहा जो इनकी जो ये पुस्तक रही है ज्ञानोदय में द्वंद्व, तो इनमें मैक्स वेबर की तर्क संगतता और मार्क्स के वस्तु विनिमय के सिद्धांत जोड़ने की जो है बात कही जाती है। इसके बाद इन्होंने अथॉरिटियन पर्सनालिटी, सत्तावादी व्यक्तित्व की बात की है। तो एडोर्नो की कृतियों जो है, एडोर्नो की जो भी कृतियां रही हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है किसने यहूदी विरोधी किसे माना जाता है। तो यह प्रश्न कहीं पूछा गया था, तो यह एडोर्नो है। एडोर्नो की कृतियों में यहूदी विरोधियों का लेखन बहुत ज़्यादा मिलने को मिलता है। नाजियों ने यहूदियों को तबाह कर दिया, तो यहूदी विरोधी लेखन इन्होंने लिखा कि किस तरह से नाजियों ने यहूदियों को तबाह किया, जो होलोकास्ट करके घटना हुई थी उसकी चर्चा की है। इन्होंने कहा 1930 में जो है इनके लेख में ही रहा। 1930 में जो है यहूदियों को हजारों की तादाद में नाजियों ने गैस चैम्बर में मौत की तरह उतार दिया। तो उसका कारण इन्होंने ज्ञानोदय को माना। कहा कि जो ज्ञानोदय है उस समय के जो नौकरशाही जिनके पास ज्ञान था, सत्ता था, पावर था, उनके विचार के कारण ऐसा किया गया। जो वैज्ञानिक थे उनके कहने के कारण जो है होलोकास्ट किया गया। दी अथॉरिटियन पर्सनालिटी नामक अध्ययन उल्लेखनीय ग्रंथ समझा जाता है। इसमें इन्होंने पूरी तरह से यहूदियों पर हुए अत्याचारों या उनके विरोध जो कार्य हुए हैं उस आधार पर इनके लेख लिखा है। वे कहते हैं कि समाज में या किसी भी राष्ट्र में कुछ विशेष प्रकार की जाति या टाइप के लोग पाए जाते हैं जिनका सामाजिकरण ही इस तरह से होता है कि उनका सोचने का तरीका रूढ़िबद्ध होता है। वे लीक से हटकर किसी वस्तु पर सोच नहीं सकते हैं। एडोर्नो ने इस तरह के व्यक्तियों के चरित्र को सत्तावादी व्यक्ति को अथॉरिटियन व्यक्तित्व कहा है। जैसे हिटलर, खास करके हिटलर के संदर्भ में यह लेख कहा जाता है। हिटलर, मुसोलिनी, इन्होंने कहा प्रत्येक समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सत्तावादी व्यक्तित्व के होते हैं, जो शासन करना चाहते हैं। इन्होंने खालापुर उत्तर प्रदेश के राजपूतों के व्यक्तित्व को इस पर्सनालिटी में रखा कि राजपूत जो है किस तरह से सत्तावादी होने चाहते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कहा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि राजपूत का लड़का जो स्कूल से मार खाकर आता है, तो राजपूत का लड़का हो तो हमेशा दूसरे के लड़के को पीट कर घर आना चाहिए, न कि खुद मार खा करके। ऐसा उसकी माँ जो है कहती है। राजपूत जाति का सामाजिकरण है जो उसके दूसरी जातियों से भिन्न करता है। इन्होंने कहा कि राजपूत जातियों का सामाजिकरण इस तरह से होता है कि दूसरों पर सत्ता या राज करने के लिए होता है। एडोर्नो ने इसी तरह के व्यक्तित्व को सत्तावादी व्यक्तित्व कहा है।
एडोर्नो ने पाया कि जो लोग सत्तावादी व्यक्तित्व के हैं वे अपने रीति रिवाजों की कठोरतापूर्वक पालन करते हैं। जो उनके रीति रिवाज होते हैं उनके पालन करते हैं। तो यह कुछ एडोर्नो से संबंधित तथ्य थे। पहला, इन्होंने ज्ञानोदय के द्वंद्व के बारे में चर्चा बताई है। दूसरा, इन्होंने सत्तावादी व्यक्ति अथॉरिटियन पर्सनालिटी की चर्चा की है। ये जो है इनके दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं। इनके अलावा जो अगले थिंकर हैं वह होर्खहाइमर को भी यहीं देख लेते हैं। होर्खहाइमर, तो होर्खहाइमर 1895 से 1973 तक जो है इनकी कार्यकाल रही है। ये फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अग्रणी सदस्यों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने जो है लेट कैपिटलिज्म, विलंबित पूंजीवाद की बुद्धि संगतता को विकसित किया है। इस संदर्भ में इनको जो है जाना जाता है। जर्मनी के स्टुटगार्ट 1955 के मैक्स होर्खहाइमर का जो है जन्म हुआ था और ये एक यहूदी परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। तो इनकी पुस्तकें जो रही हैं वह डायलेक्टिव ऑफ इनलाइटमेंट एडोर्नो के साथ लिखी हुई थी इनकी। उनके अलावा इन्होंने क्रिटिकल थियरी, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है क्रिटिकल थियरी। तो क्रिटिकल थियरी जो है 1972 में इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। द इक्लिप्स ऑफ रीजन, द इक्लिप्स ऑफ रीजन 1974 इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और डाउन एंड डिक्लाइन नोट्स जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी, इन्होंने कहा कि सामाजिक अनुसंधान ऐसा होना चाहिए जो इंटरडिसिप्लिनरी हो, जिसमें भौतिकवादी और सामाजिक कार्यक्रमों का समावेशन हो, भौतिक और सामाजिक दोनों तरह से हो। इन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल को एक नई दिशा प्रदान की। इनका विचार था दर्शन शास्त्र को एक सिद्धांत की तरह काम करना चाहिए। इन्होंने अनुसंधान की दिशा को सिद्धांत और अनुभवता दोनों को मिलाकर निश्चित करना चाहिए। इनका किसी भी अनुसंधान की दिशा जब हम निश्चित कर रहे हैं तो उसमें थियरी और अनुभव दोनों को मिलाकर करना। और एक तरह से इनको जो है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का थिंक टैंक माना जाता है। इन्होंने क्रिटिकल थियरी में अपने जो है विचार व्यक्त किए हैं। होर्खहाइमर ओल्ड टेस्टामेंट का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर का चित्रण करना निषिद्ध है उसी प्रकार यह स्वीकार करना आवश्यक है कि हम सत्य या शुभ को नहीं जान सकते हैं। स्त्राव हमेशा अपूर्ण रहता है। होर्खहाइमर एडोर्नो के सहयोग के संदर्भ में जो है समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय में समाजशास्त्र को फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का योगदान नामक जो है पत्रिका, समाजशास्त्र को फ्रैंकफर्ट संप्रदाय का योगदान नामक पत्रिका 1955 में इन लोगों ने प्रकाशित किया था। इस पत्रिका में बराबर पूंजीवाद पर जो है लिखा गया है। इन्होंने कहा पूंजीवाद ने उदारवाद को छोड़ दिया, बाजार की मुक्त प्रयोगिता नहीं रही, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व कुछ सीमित लोगों के हाथ में रहा है। परिणाम स्वरूप उदारवाद पूंजीवाद अब एकाधिकार पूंजीवाद, मोनोपोली कैपिटलिज्म बन गया है। तो मोनोपोली कैपिटलिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया? तो होर्खहाइमर ने कहा है। होर्खहाइमर बहुत निराश थे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उन्होंने निराशा काफी थी। यह पूंजीवाद और फांसीवाद का गठबंधन बहुत घनिष्ठ इन्हें कि पूंजीवाद और फांसीवाद का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध देखा है इन्होंने।
इन्होंने कहा कि वह जो पूंजीवाद के खिलाफ नहीं बोलना चाहता उसे फांसीवाद के बारे में मौन रहना चाहिए। तो उस समय की ऐसी परिस्थितियां थी कि उस संदर्भ में इन्होंने ऐसे विचार जो है प्रस्तुत किए। इन्होंने नाजी जर्मनी से आए सभी यहूदियों को बहुत लताड़ा और यह कहा कि जो शरणार्थी पूंजीवाद के समर्थक हैं और इसे व्यवहार में लाते हैं उन्हें नाजियों के फांसीवाद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से होलोकॉस्ट हुआ उस तरह पर कोई अधिकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि मार्क्स से बहुत पहले कहा था कि पूंजीवाद का विकास फांसीवाद में निहित है। तो एक पुस्तक है, याद रखने लायक है, पूछी जा सकती है, सोशल थियरी टुडे। सोशल थियरी टुडे जो है एंथनी गिडिंग्स और जे टर्नर की पुस्तक है जो 1987 में आई है। द फ्रैंकफर्ट स्कूल 1995 रोल्फ विग्नर्स की पुस्तक है। ये दो पुस्तकें हैं जो महत्वपूर्ण से रूप से इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल की वीडियो में हम देखेंगे आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता से संबंधित जो भी थिंकर हैं उनको हम एक डिटेल वीडियो कीवर्ड वाले वीडियो जो है बना देंगे। धन्यवाद।